अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बैंक बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनके कंपोनेंट्स क्या हैं और देन उनके सब सब कंपोनेंट्स हैं। और एट द एंड वीडियो के हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ बैंक मैनेजमेंट देखेंगे कि बैंक अपने इन कंपोनेंट्स को मैनेज कैसे करता है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जैसे कि वर्ड से ही वाज़ेह है कि बैलेंस का मकसद यही है कि जो कंपोनेंट्स हैं इस बैलेंस शीट के, वो एट द एंड ऑफ द ईयर जब कैलकुलेट किए जाएँ तो बैलेंस हो। और उस बैलेंस के लिए एक फ़ॉर्मूला है जो कि एक यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है। वो ये है जो आपके सामने इधर लिखा हुआ है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यानी एसेट्स को बराबर होना चाहिए किसी भी फर्म के एसेट्स को उनकी लायबिलिटीज़ और उसके कैपिटल के, दोनों को जब हम मर्ज करें, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को सम अप करें तो उसके बराबर होने चाहिए, एसेट्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलें बारी बारी पहले हम लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये बैंक है तो बैंक का जो मेन कंपोनेंट होता है, अगर किसी और फर्म की बात करें तो उसके लिए तो एसेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैंक क्योंकि ज़्यादातर डिपॉजिट्स के ऊपर चलता है तो सबसे मेन उसका जो है वो कंपोनेंट लाइबिलिटीज़ होता है। तो हम लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं, किस किस्म की होती हैं, कुछ सब कंपोनेंट जो मैंने नीचे लिखे हैं सेकंड स्लाइड में। तो चलें, अच्छा, तो सबसे पहला चेकेबल डिपॉजिट, क्योंकि ये एक समझ लें कि बहुत ही इसका एक मेजर पार्ट है लाइबिलिटीज़ के अंदर, चेकेबल डिपॉजिट्स का। क्योंकि बैंक यूजुअली वर्क ही ऐसे करता है कि वो दूसरे जो भी लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बची होती है वो सेविंग करते हैं, तो वो सेविंग उनका तो एसेट होता है, बट बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो कभी ना कभी जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो उनको पे करना है। अच्छा, अब उनके डिफरेंट टर्म्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर हम इनकी लाइबिलिटीज़ को डिफरेंट कंपोनेंट्स के तौर पे जानते हैं। जैसे कि चेकेबल डिपॉजिट्स। अच्छा, चेकेबल डिपॉजिट्स क्या है कि बैंकर कस्टमर की डिमांड पे पे करेगा, यानी कस्टमर कभी भी आ जाए और अपना पैसा मांगे, चाहे वो कितना भी मांगे जो उसने रखवाया हो, फ़ौरन से बैंक लायबल है कि वो पे करे। तो ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, और इसके लिए फिर बैंक को जो है वो अपने पास एक पैसे भी अलग से रखने पड़ते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। फिर है नॉन ट्रांजेक्शन डिपॉजिट। अच्छा, ये इस किस्म के डिपॉजिट्स होते हैं जो कि सेविंग अकाउंट और टाइम डिपॉजिट के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, आजकल की अगर हम वर्ल्ड में देखें तो सेविंग अकाउंट्स भी चेकेबल डिपॉजिट की तरह ही होगा, जिसके ऊपर आपको कुछ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट आपको मिलता है मंथली। और लेकिन आपका पैसा जो है आप वो कभी भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं। और कुछ जो फिक्स टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, उनमें ये होता है कि आपको एक टाइम तक के अपने पैसे रखने होते हैं, उससे पहले आप वो पैसे नहीं निकाल सकते, और एट द एंड ऑफ योर मैच्योरिटी या जो टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है उसके एंड होने के बाद आपको प्लस इंटरेस्ट अमाउंट आपको पैसा वापस मिल जाता है। इसी तरीके से बोरोइंग। अब ये किस किस्म की बोरोइंग है? ये वो बोरोइंग है कि अगर बैंक जो कस्टमर से डिपॉजिट लेता है, इसके अलावा अगर किसी फर्दर किसी और अदर बैंक से, सेंट्रल बैंक से या डिफरेंट कंपनी से अगर वो लोन ले ले, तो वो भी उसकी लाइबिलिटी ही होती है, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं कि किसी भी हम नॉर्मल फर्म की बात करें जो कि नॉन बैंकिंग फर्म हो, तो उसके लिए भी जब भी वो कोई उधार लेती है तो वो लाइबिलिटी ही काउंट होता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी उधार ही है। तो ये बोरिंग भी एक तीसरा कंपोनेंट है बैंक की लाइबिलिटी का। अच्छा, अब इसी में मैंने चौथा जो पॉइंट लिखा है वो लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में ही लिख दिया है, लेकिन वो बैंक कैपिटल है बेसिकली, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक आप समझ लें कि राइट हैंड साइड के ऊपर बैलेंस शीट के मौजूद होते हैं। और बैंक कैपिटल क्या होता है? बैंक कैपिटल यानी जो शेयर कैपिटल, जो आपने शेयर्स इशू करे हुए हैं जनरल पब्लिक को, या आप कह रहे हैं कहते हैं जो शेयर होल्डर्स है उनको, और वो सारे टोटलिटी के अंदर वो इक्विटी कहलाती है, यानी जो पैसा हमने लिया हुआ है, क्योंकि कैपिटल भी अगर आपने शेयर होल्डर्स को से पैसा रेज़ किया हुआ है, किसी की इन्वेस्टमेंट है, तो वो अगेन बैंक की लायबिलिटी वाली साइड पर ही होगी, और बैंक के कैपिटल के कंपोनेंट के अंदर आएगी कि बैंक की नेटवर्थ इस वक्त क्या है, कितना पैसा उसके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, उसकी क्या वैल्यू। अच्छा, अब बैंक कैपिटल के अंदर एक से दो चीज़ें और भी होती हैं जो कि इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन है। इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन मीन्स कि जो एसेट आपने पहले लिया होगा कभी, उसकी अब साल गुजरने के साथ साथ कभी कभी कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो जो वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली वो बैंक का कैपिटल ही होता है, उसकी वर्थ शो कर रहा होता है। और रिटेन अर्निंग, और आगे फिर और हम नया चीज़ें देखेंगे जो मैंने बैलेंस शीट भी आगे लगाई हुई है। तो रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो डिविडेंड और टैक्सेस वगैरह देने के बाद प्रॉफिट की कोई ऐसी अमाउंट जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना रखी गई हो, वो रिटेन अर्निंग कहलाती है। यानी वो प्रॉफिट जो कि कहीं और यूज़ नहीं करना, वो फर्दर अभी सिर्फ रखा हुआ है कि कभी नीड होगी किसी चीज़ में तो हम लगा लेंगे, तो ये रिटेन अर्निंग होती है। अच्छा, अब आते हैं एसेट की साइड में। एसेट्स में बैंक के क्या क्या होता है? सबसे पहला रिजर्व्स। देखें, फंक्शन जान लेना ज़रूरी है बैंक का, कि जो भी वो बैंक फंड किसी कस्टमर से लेता है वो उसकी लाइबिलिटी बनती है,
बट अगर वही फंड्स वो किसी को लोन आउट करता है फर्दर, या कहीं वो उस कैश को जो है वो अपने रख लेता है किसी और जगह के ऊपर, तो वहाँ वो जाके वो एसेट बन जाता है बैंक का, अगर किसी और को दिया हुआ है। इस तरीके से सबसे पहली चीज़ रिजर्व्स हैं, तो ये फंड कस्टमर का ही होगा, डिपॉजिट्स कस्टमर के ही होंगे, बट वो कैश जो कस्टमर ने इनके पास रखवाया, वो अगर बैंक किसी और के पास रखवाया था, जैसे कि सेंट्रल बैंक के पास, तो वो उसको अपने एसेट ट्रीट करता है, क्योंकि एक साइड के ऊपर वो कस्टमर के लिहाज से वो लाइबिलिटी है, बट बैंक के लिहाज से वो किसी और को दिया हुआ है आगे, तो वो बैंक का एसेट है, यानी बैंक के पास वो वापस आना है जो उसने किसी और को दिया हुआ है। इसी तरीके से कैश आइटम इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें, जो कोई ऐसे पैसे जो कि अभी आने हैं, यानी लेट सपोज कि आप कह लेंगे कोई चेक्स हैं आउटस्टैंडिंग जो किसी और बैंक के नाम पर ड्रॉ हैं और वहाँ से पैसा भी आपके पास आना है, तो स्टिल वो आपका एसेट ही अगर वो वहाँ भी रखा हुआ है तो। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर हमने कोई ऐसी पेमेंट रिसीव करनी है जो कि रिसीवेबल है, हम कम कमा चुके हैं, अर्नड इनकम है, बट रिसीव नहीं हुई है, तो हमारे रिसीवेबल में आती है और वो हमारे एसेट ही होता है। इसी तरीके से डिपॉजिट्स अदर बैंक, क्योंकि हमें बैंकिंग को आगे मैनेज करने के लिए या उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए दूसरे बैंक्स में या बाहर के मुल्कों में जैसे हम रेमिटेंसेस करते हैं तो नॉस्ट्रो अकाउंट्स वगैरह होते हैं। ये खैर डिबेट नहीं है कि क्या नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, लेकिन बस जो दूसरे बैंक्स के अंदर आप समझ लें कि जो अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ होता है ताकि आप वहाँ से पेमेंट कर सकें, तो उस अकाउंट में क्योंकि आपने अपने नाम से पैसा रखा हुआ है तो वो आपका एसेट है दूसरे बैंक्स के अंदर। इस तरीके से सिक्योरिटीज़, अगर कोई सिक्योरिटीज़ आपने परचेज़ करी हुई है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, तो डेफिनेटली आपने उनको पैसा लेंड आउट किया हुआ है एक तरीके से, तो वो भी आपका एसेट है। लोन्स और फिर अदर एसेट कोई भी हो सकते हैं कि आपने कोई बिल्डिंग बनाई हुई है या कोई आपने अपनी कह लें वेयर हाउसेज़ के लिए कोई गाड़ियाँ ली हुई हैं, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपकी एसेट ट्रीट होती हैं। अच्छा, मैंने एक बैलेंस शीट जो कि क्योंकि रियल वर्ल्ड की एक एग्जांपल देने के लिए एक बैलेंस शीट जो कि आपको नज़र आ रही होगी हबीब बैंक की है। ये मैंने ले ली है जो कि ये 31 मार्च 2023 तक की है, यानी ये क्वार्टर की है, जो भी लास्ट क्वार्टर गुजरा है। उसकी इन्होंने ये बैलेंस शीट है। इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से वही कंपोनेंट जो हमने ऊपर डिस्कस करें वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ हमें नज़र आ रहा है, सबसे पहले एसेट्स को देखें, कैश एंड बैलेंस विद ट्रेजरी बैंक, यानी दूसरे बैंक के साथ जो कैश और बैलेंस उनके पास पड़े हुए हैं, डेफिनेटली वो बैंक का एसेट है। दूसरे अदर बैंक्स के साथ जो बैलेंसेस हैं वो भी एसेट हैं। जो लैंडिंग करी हुई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, यानी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, अगेन एसेट। इन्वेस्टमेंट्स जो आपने करी हुई हैं, एडवांसेस यानी जो एडवांसेस आपने किसी और को पहले से दिए हुए हैं जो आपने वापस आपके पास आने हैं, फिक्स एसेट जो आपने खरीदे हुए हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और अदर एसेट्स, ये सारे एसेट्स जो हैं वो आपके एसेट के कंपोनेंट के अंदर आ रहे हैं और आपने देख लें कि आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि अगर हम अनऑडिटेड वाला सेक्शन देखें, क्योंकि उसके बराबर में जो आपके राइट हैंड पे मोस्ट राइट पे लिखा हुआ है, वो उससे प्रीवियस क्वार्टर का कह लें बैलेंस शो हो रहा है। तो हमें जो देखना है वो मार्च 31 का देखना है, जो कि आप समझ पहला कॉलम है। इसमें आपको एक अमाउंट शो हो रही है और देखें यही अमाउंट आपको लाइबिलिटीज़ और कैपिटल जब आप प्लस करेंगे तो भी आपको यही शो होनी चाहिए। अच्छा, इनका थोड़ा-सा फॉर्मेट उन्होंने चेंज करा हुआ है। हम भी कर सकते हैं कि अगर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो अगर हम लायबिलिटीज़ को इक्वल्स टू के उधर ले जाएँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएँ, तो एसेट्स के साथ में माइनस हो जाएगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल हो जाता है, बात एक ही होगी। तो इनका भी जो फ़ॉर्मूला जिस हिसाब से इन्होंने बनाई हुई है, वो यही है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल है। तो देखें एसेट्स को उन्होंने लायबिलिटीज़ से माइनस करा। लायबिलिटीज़ बिल्स पेएबल, बोरोइंग, डिपॉज़िट, लायबिलिटीज़ अगेंस्ट सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज़, सबऑर्डिनेटेड डेट, ये सारे लोन्स हैं, जो टैक्स की लायबिलिटीज़ आपके ऊपर यानी टैक्स है जो आपको देना है, ये सारी लायबिलिटीज़ हैं। और जब इन्होंने इसको माइनस करा तो नेट एसेट के नाम से इन्होंने कंपोनेंट बना दिया, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी यानी अब जो सिर्फ नेट एसेट बचा हुआ है इनके पास। दूसरे एंड के ऊपर इन्होंने कैपिटल के अंदर आप देखें तो रिजर्व्स जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास होंगे, इसी के साथ शेयर कैपिटल जो कैपिटल रेज किया हुआ है शेयर्स के थ्रू, सरप्लस ऑन रिवेल्यूशन ऑफ एसेट जैसे मैंने आपको बताया, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट ये रिटेन अर्निंग है। इसके साथ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी ये वो कंपोनेंट होता है कि जो आप समझ लें, या कहते हैं कि कोई भी पेरेंट कंपनी ने अगर जो है वो किसी भी सब्सिडरी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा का शेयर उसने लिया हुआ है, तो बाकी जो सब्सिडरी कंपनी के अंदर लेट सपोज 40% रह गया, तो वो 40% जो है क्योंकि वो 50% से कम है, तो उनके पास कोई कंट्रोलिंग यानी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। तो उनका जो वो 40% की जो अमाउंट कैपिटल की होती है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से होती है, यानी किसी का इस कंपनी में इंटरेस्ट है, यानी उसका पैसा है बट वो नॉन कंट्रोलिंग है, यानी वो कंट्रोल करने के काबिल नहीं है कंपनी को। ठीक है, तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। अब देखें टोटल अमाउंट नेट एसेट की और आखिर के अंदर इस सारी टोटल इक्विटी की, वो दोनों सेम आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं लास्टली द प्रिंसिपल ऑफ द बैंक मैनेजमेंट, क्योंकि बैंक को अब ये सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है।
सिर्फ यही नहीं कि उसको एक्वायर कर लेना है, लाइबिलिटी जितनी लेना चाहे ले ले, एसेट जो बनाना चाहे, इन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरीके से करता है हम नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है। सबसे पहले जो मैनेजमेंट के लिए एक मतलब कह लेंगे कहते हैं कि जो प्रिंसिपल में से सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैंक का। अगर उसको मैनेजमेंट अपनी सही करनी है और ऑपरेशनल तौर के ऊपर वर्क करते रहना है लंबे अरसे तक के, तो उसको लिक्विडिटी मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। यानी उसको इतना कैश, इनफ कैश अपने हाथ में रखना चाहिए कि जिससे जब भी कस्टमर कोई आए तो वो उसकी डिमांड फुलफिल कर सके। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो लिक्विडिफाई ही ना कर पाए अपने एसेट्स को, या कुछ लिक्विडिटी उसके पास मेंटेन ही ना हो और इसकी वजह से वो अनेबल हो जाए कस्टमर की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने ना कर पाए, और एट द एंड वो कस्टमर ये समझे कि बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया और वो मेरे पैसे मुझे वापस नहीं कर पा रहा। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है एसेट मैनेजमेंट। एसेट यही नहीं कि हम ऐसे ही जितना दिल चाहे हम एसेट ले लें, हमें एसेट्स को इस तरीके से देखना पड़ता है बैंक को कि वो अपने रिस्क को कम से कम रखता है कोई भी एसेट खरीदते हुए और वो किस तरीके से करता है कि वो ये देखता है कि भाई वो एसेट्स खरीदें जिसमें डिफ़ॉल्ट कम से कम हो, यानी सिक्योरिटीज़ अगर ले रहा है तो वो सिक्योरिटीज ऐसी हों जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम हों। और इसी तरीके से वो अपने एसेट्स की जो होल्डिंग है उनको डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी मुख्तलिफ जगहों पे लगाते हैं। वो कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो वही वाली बात है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ एक जगह पे ना लगाएं, क्योंकि कल को डूबे तो सारा कुछ ही डूब जाए। तो इसलिए वो अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई मुख्तलिफ जगहों पे लगाते हैं ताकि अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके और स्प्रेड वगैरह को इवन आउट कर सके। अच्छा, लाइबिलिटी मैनेजमेंट टू एक्वायरिंग फंड्स एट लो कॉस्ट। लाजमी सी बात है कि आप एक फंड्स किसी से ले रहे हैं, तो अगर आप उससे हाई कॉस्ट पे ले रहे होंगे तो आप आगे किसी और को देते हुए भी फिर आपको मसला होगा कि आप उसको कितनी हाई कह लें कहते हैं रेट्स पर देंगे कि आप अपना प्रॉफिट भी कमा सकें। तो जितना सस्ता या जितने आप कह लें कम रेट के ऊपर आप किसी से फंड्स उठाएंगे, तो आगे जब आप किसी और को देंगे, किसी और बैंक को या कहीं भी अपना फंड्स को चैनलाइज करेंगे, तो बीच का जो कह लें जो मार्जिन होता है, जो लैंडिंग रेट और बोरिंग रेट के अंदर जो है आप कह लेंगे कहते हैं कि जो फ़र्क होता है वही बेसिकली आपका बैंक का प्रॉफिट होता है। तो लाइबिलिटी मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। फिर लास्टली कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट। देखिए, क्योंकि कैपिटल को भी आपने जो है ना वो एक सफिशिएंट कैपिटल रखना पड़ता है। आप कह लेगा कहते हैं कि स्टेट बैंक ने भी या आपके सेंट्रल बैंक ने भी एक लिमिट लगाई होती है कि आप इतना रिजर्व लाजमी आपका फंड्स का आप बैंक में रखेंगे, सेंट्रल बैंक में, क्योंकि वो यही रेगुलेट कर रहा होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी के होने के नाते, कि कहीं ऐसा ना हो कि बैंक जो है वो अपने आप को इस सिनेरियो में आ जाएँ कि उनके पास पैसा ही ना बचे और कस्टमर की ऑब्लिगेशन वो पूरी ना कर पाएँ और एट द एंड वो बैंकरप्ट हो जाएँ। तो बैंक मिनिमम रिजर्व रखवाता है ताकि अगर सेंट्रल बैंक रखवाता है ताकि अगर बैंक्स एक्सेसिव लोन्स दे भी दें तब भी एक इतना मिनिमम रिजर्व रखा हुआ हो कि जो कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल बैंक से सेंट्रल बैंक जो है वो अपने जो कमर्शियल बैंक है उनको उनका वो पैसा दे के और ये जो भी आप कह लें कहते हैं कोई ऑब्लिगेशन हो कस्टमर की वो फुलफ़िल कर दें और जो इमेज है बैंक्स की वो ख़राब है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब